अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, और उसके अगेंस्ट हम लोग बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते वक्त एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सारे लॉज का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है। कॉमन जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स की एडिशन के अंदर देखा कि 4+3 करें तो 7 आता है, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जैसे कॉमनली हम लोग देखते हैं कि किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो 7 × 2 14 आंसर आ जाता है। लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते आप लोग, उसे थोड़ी डिफरेंट बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग दो मैट्रिक्स लेते हैं। एक है ए मैट्रिक्स 2 4 6 8। एक है बी मैट्रिक्स 1 2 0 1। अब ये दो मैट्रिक्स हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब ये मैट्रिक्स नंबर ए है और ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे तो ये मैट्रिक्स की रो है, रो 1 है, ये इसकी रो 2 है। हमने बस ये चीज़ नोट करनी है कि पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को देख लेना है और दूसरे वाले के कॉलम्स को। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने का तरीकाकार ये है कि ये जो रो 1 मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 के साथ। फाइन, मतलब रो 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ तो हमारे पास जो पहला डिजिट बनेगा हमारे मैट्रिक्स का। फिर जब हम लोग पहले मैट्रिक्स की रो 1 को अगेन दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 के साथ तो हमारा दूसरा डिजिट बनेगा। इसी तरह हम लोग पहले मैट्रिक्स की रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 1 के साथ तो हमारा तीसरा डिजिट बनेगा। और सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग पहले मैट्रिक्स की रो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम 2 के साथ, रो 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ तो ये हमारा आखिरी डिजिट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। मैं भी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए अंडरस्टैंड करने में चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करेंगे, रो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये मल्टीप्लाई हो गया इससे। सेकंड डिजिट कॉलम 1 के सेकंड डिजिट के साथ 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, और ये दोनों ऐड होंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 0। सेम इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, पहली रो को पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे कॉलम के पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हमारा दूसरा डिजिट बन रहा है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह से अब हम लोग करेंगे पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ, मतलब R2 मल्टीप्लाइड बाई C1। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 बाई 1, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0। अब ये दोनों ऐड भी होंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 0। अगेन 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है मल्टीप्लिकेशन का, और ये हमारे पास अपने मल्टीप्लिकेशन के सारे आंसर्स भी आ चुके हैं। अब हम लोग इन्हें ऐड करके देखते हैं।
2 multiplied by 1 is equals to 2 plus 4 multiplied by 0 is equals to 0. 6 multiplied by 1 is equals to 6 plus 8 multiplied by 0 is equals to 0. और 2 multiplied by 2 is equals to 4 plus 4 multiplied by 1 is equals to 4 again. 6 multiplied by 2 12 plus 8 multiplied by 1 8. इनको ऐड करके अपना फाइनल मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं 2 8 6 और 20। देखा आप लोगों ने कि ये कॉमन रूटीन की कॉमन प्रैक्टिस में हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इन अ सेंस कि हमें कॉलम्स और रोज़ का ख्याल रखना होता है। इस तरीके से हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या हम लोग हर मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम लोग इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है। नहीं, हम लोग नहीं कर सकते। दो मैट्रिसेस को हम उसी वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब क्या एवरी टू मैट्रिक्स आर सूटेबल फॉर ईच अदर फॉर मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस? इस क्वेश्चन का आंसर है कि नहीं, कोई भी दो मैट्रिसेस को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि जब भी हम लोग किसी भी दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उनके लिए हमारे पास एक रूल का फॉलो करना ज़रूरी है कि पहले मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। 2 4 3 1 2 3। अब इसके अंदर एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, इसके अंदर एक रो है और ये दो रोज हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सूटेबल हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये दोनों सूटेबल है क्योंकि इसमें दो कॉलम्स हैं, इसमें दो रोज हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, इसमें हम लोग कॉलम ज़्यादा भी कर दें, अब इसके अंदर एक कॉलम बन गया, दो कॉलम बन गए, तीन कॉलम बन गए, लेकिन हमारा ताल्लुक किसके साथ है? दूसरे मैट्रिक्स में हमने ये देखना है कि उसकी रोज़ की तादाद इक्वल होनी चाहिए पहले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो यहाँ पे रोज़ की तादाद सेम है, इसलिए हम इन्हें पॉसिबली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना। अब ये उन्होंने क्यों लगाया, ये रिस्ट्रिक्शन क्यों रखी गई है कि क्यों है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसके अंदर दो कॉलम है, इसके अंदर मैं रोज 2 से बढ़ा के 3 कर देता हूँ। अब इसके अंदर 3 रोज हो चुकी हैं, 1 2 3। जब इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, अब हमने देखना है कि क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हमने क्या करना होता है कि पहले की रो को मल्टीप्लाई करना होता है दूसरे के कॉलम के साथ। ऐसे ही है, यही प्रोसेस हम लोगों ने पीछे फॉलो किया है। अब हम लोग चेक करते हैं, ये 2 तो हम लोग इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 भी हम लोग इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा। इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे? इसका यूटिलाइज करने का कोई वे ही मौजूद नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बुक में आपके सामने आएंगी, उनको आप लोगों ने देखना है कि क्या, पहले आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि क्या वो दोनों सूटेबल हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर तो वो सूटेबल है तब आप लोग मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, अगर वो सूटेबल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, स्मार्ट वर्क करने से फ़ायदा होता है। बिफोर मल्टीप्लिकेशन ये चेक करें कि क्या ये दोनों पॉसिबल हैं इनको मल्टीप्लाई कर सकें, और अगर ये पॉसिबल ही नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को भी स्टार्ट करने का। अब हम लोगों ने ये देखना है कि एसोसिएटिव लॉ इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि ये लॉ हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। एसोसिएटिव लॉ से पहले हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है कि अगर आप लोग किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ए
अगर मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई किया जाए मैट्रिक्स बी के साथ तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल है ही कि बी को मल्टीप्लाई किया जाए ए के साथ, मतलब बी मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। अगर आप लोग सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स में देखें, लाइक जैसे आप रियल नंबर्स में करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, आंसर तो सेम आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये भी इज इक्वल्स टू 6। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये मैं अभी आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। लाइक लाजमी नहीं है कि आप किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें और कम्यूटेटिव लॉ जो है वो उसके ऊपर सही साबित हो, मतलब आंसर दोनों का सेम आए। ज़्यादातर केसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ सही प्रूव नहीं होता। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक परफॉर्म करके दिखाता हूँ क्वेश्चन, कि हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया ए, उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने ली 1 2 3 4। अब हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया बी, उसकी वैल्यूज़ हम लोगों ने ली 3 4 2 1। अब हम लोगों ने पहले देखा कि ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देता हूँ 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 4 2 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, जबकि मैं राइट हैंड साइड भी साथ में लिख देता हूँ 3 4 2 1 1 2 3 4। अब पहले आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले आप क्या देखेंगे, इसके कॉलम्स कितने हैं और इसकी रोज़ कितनी है, क्या इन दोनों की तादाद इक्वल है। इसमें एक कॉलम है, दो कॉलम है, इसमें एक रोज़ और दो रोज़, मतलब ये पॉसिबल हैं, सूटेबल हैं, आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। अब हम चेक करते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पहला डिजिट निकालने के लिए पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। बजाय इसके कि मैं इसको सारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करूं, मैं इधर भी साथ में ही मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता हूं। मैं इधर भी पहले वाले को मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये लिखने का मकसद मेरा ये है कि बजाय ये कि हम लोग ये पूरे सारों को देखें और एंड पे आंसर निकालें और यहाँ भी इन सब का अप्लाई मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें, तो क्यों ना हम लोग इसके पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके पहले एलिमेंट का जवाब देख लें। अगर पहला एलिमेंट इसका और इन दोनों का सेम आ गया तो हम आगे भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। और अगर पहला एलिमेंट ही नहीं सेम आता तो इससे ये साबित होगा कि ए बी इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू बी ए। ख़ास तौर पे मैट्रिसेस के अंदर हम लोग इनको चेक कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो आगे यहाँ पे 7 आता है, यहाँ पे आ रहा है इसका 7। जबकि इसको चेक करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 12, लेकिन यहाँ पे तो 15 आ रहा है, सॉरी 15। तो अभी आप लोगों ने देख लिया, मैंने जैसे ही आप लोगों को पहले बोला था कि वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। बजाय ये कि हम टाइम वेस्ट करते, सारों को मल्टीप्लाई करते और फिर इधर भी सबको मल्टीप्लाई करते और आंसर निकालते और फिर देखते कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ए, बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमने सिर्फ पहले पहले को मल्टीप्लाई किया और आंसर देख लिया। पहले पहले जब इक्वल नहीं है तो बाकी ये तीनों भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल्स तो नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के अंदर एक एक एलिमेंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो जब पहला पहला हम लोगों ने चेक कर लिया और हम लोगों को ये समझ आ गया कि ये दोनों आंसर इक्वल्स नहीं आने वाले। सो कम्यूटेटिव लॉ हमेशा प्रूव नहीं होता, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू बी ए। समटाइम आ भी जाता है इक्वल, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि ए बी इक्वल नहीं होता बी ए के, खासतौर पे मैट्रिसेस के केस के अंदर। होप सो कि आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छी भी लगी होगी और पसंद भी आई होगी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पसंद आए या अच्छी लगे या ना लगे, समझ आनी चाहिए। अब हम लोग जंप करते हैं एसोसिएटिव लॉ के ऊपर।
एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि कोई से 3 मैट्रिसेस लें, ए, बी और सी, और ये प्रूव करके दिखाएं। इसको प्रूव करने का तरीकाकार ये है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर निकले उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर दूसरे में क्या है कि बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करें और जो उसका आंसर निकले उसके बाद उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ये एक प्रोसेस है। इसका क्वेश्चन आप कोई भी चेक कर सकते हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन है और आंसर निकल आएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपका जवाब भी ठीक आ जाएगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं और मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी बचती है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें कहता है कि बी, अब क्योंकि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे है तो आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी एडिशन के अकॉर्डिंग आपको बात करता हूँ। जब हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी आएगा, और फिर प्लस का साइन, और ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए सी आएगा। अब यही जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब जब आप किसी भी दो मैट्रिसेस को चेक करते हैं इस तरीके से, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी को पहले ऐड करें, उसका जो आंसर आए, क्योंकि ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, आंसर निकालें, और ए सी को मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालें, और दोनों आंसर्स को ऐड कर दें। अब यहाँ पे एक बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है और कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक ये है कि अगर लिखा हुआ है कि ये ए मल्टीप्लाई करें बी और सी के साथ, तो आप ए अगर लेफ्ट साइड पे लिखा है तो जब इस तरफ आना है तब भी आपने ए लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है। और अगर फॉर एग्जांपल ए राइट साइड पे लिखा हो बी प्लस सी, और ए राइट साइड पे लिखा हो, तो दूसरी साइड पे भी ए आपने राइट साइड पे ही रखना है। बी के बाद ए राइट साइड पे आएगा और सी के बाद ए राइट साइड पे आएगा। उसकी वजह मैं आप लोगों को इस कम्यूटेटिव लॉ में बता चुका हूँ कि ए पहले रखें और ए बाद में रखें, आंसर में बड़ा फ़र्क आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर बताया है, ठीक है। इसलिए इस रूल को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिसेस के केस में ये रूल फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए अगर बाद में लगा हुआ है, राइट साइड पे है, तो दूसरी साइड पे भी आपने राइट पे ही ए पुट करना है। ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं, प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ए अगर लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे ही रखेंगे, और बी और अगर ए अगर राइट पे है तो राइट पे ही रखेंगे। और उसकी बड़ी वजह मैंने आप लोगों को ये बता दी है कि कम्यूटेटिव लॉ, जैसे मैंने आपको अभी प्रूव करके भी दिखाया कि ए बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं वो बी ए के आंसर के इक्वल नहीं आ रहा होता। इसी तरह जब आप ए बी या बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आंसर्स में भी डिफरेंट आएगा। इसलिए आप लोगों को अगर ब्रैकेट में इस तरफ ए लगा हुआ है तो दूसरी साइड पे भी बी के इधर और सी के इस तरफ ये आना चाहिए, और ब्रैकेट में उस तरफ लगा हुआ है तो बी के भी उस लेफ्ट साइड पे और सी के भी लेफ्ट साइड पे। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ नासिर।